नेपाल के एक ऐसे नेता जिसने अपने जीवन में बेहद उतार चढ़ाव देखे। 1971 में झापा विद्रोह का नेतृत्व करने पर ओली को 14 साल की जेल की सजा मिली, लेकिन बाद में वे 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। उसी सियासी सफर में उन्हें देश के विकास और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सामना भी करना पड़ा और 2025 में बड़े विरोधों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ हम नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली की सियासी यात्रा को जानेंगे। आखिर विरोध की आग कैसे भड़की? यहाँ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मामला कुछ और भी था जिसे आपसे छुपाया गया है। इस विशेष विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन चालू कीजिए। केपी शर्मा ओली का जन्म 23 फरवरी 1952 को पूर्वी नेपाल के तेहराथुम जिले के एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। वे मोहन प्रसाद ओली और मधुमाया ओली के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन 4 साल की उम्र में चेचक से उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना के बाद उनकी दादी राम माया ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में उनका नाम ध्रुव रखा गया था, जिसे स्कूल में खड़ग प्रसाद कर दिया गया। उन्होंने स्थानीय प्रणामी माध्यमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। दोस्तों के अनुसार ओली बचपन से ही तेज दिमाग के थे। वे शतरंज खेलते थे और फुटबॉल खेलकर आत्मविश्वास बढ़ाया करते थे। उन दिनों उन्हें राष्ट्रीयता से भरी कविताएं लिखना भी बहुत पसंद था और वे उन कविताओं को केवल दोस्तों को सुनाया करते थे। 1960 के दशक में ओली पर मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों का गहरा असर हुआ। 1963 में 12 वर्ष की आयु में वे झापा जिला चले गए और 1966 तक वहां साम्यवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। फरवरी 1970 में उन्होंने पूर्णकालिक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। उसी वर्ष पंचायत सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया। 1971 में ओली ने झापा विद्रोह की अगुवाई की, जिसके तहत जमींदारों के खिलाफ मोर्चा उठाया गया। इस विद्रोह की वजह से 1973 से 1987 तक उन्हें लगभग 14 साल जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं रुकी। 1989 में उन्होंने सीपीएन की केंद्रीय समिति में स्थान पाया और लुम्बिनी क्षेत्र के पार्टी प्रमुख बने। 1990 के लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद वे चर्चित नेता बन गए। 1991 में उन्होंने प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय युवा संघ की स्थापना की और 1992 में पार्टी के प्रचार विभाग के प्रमुख बन गए। इन भूमिकाओं के जरिए ओली ने नेपाली राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। 2010 के दशक में ओली का राजनीतिक दबदबा बढ़ा। 17 जुलाई 2014 को उन्हें नेपाल की प्रमुख वामपंथी पार्टी सीपीएन का अध्यक्ष चुना गया। इसके ठीक बाद 18 अक्टूबर 2015 को वे नए संविधान लागू होने के बाद संसद के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यक्रम भारत के साथ तनावपूर्ण दौर में आया। ओली ने भारत पर कथित हस्तक्षेप का आरोप लगाया और बाद में 2020 में विवादित त्रिपक्षीय मानचित्र संशोधन के तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों में नेपाल का हिस्सा घोषित किया, जिसका भारत ने अस्वीकार करार दिया। फरवरी 2018 में ओली ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली जब उनके वामपंथी गठबंधन के चुनाव जीता। हालांकि 2021 में सर्वोच्च अदालत ने सत्ता में बने रहने के उनके तरीकों को असंवैधानिक ठहराया और वे पद से हटे। फिर भी ओली ने 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस प्रकार वे 2015 से 16, 2018 से 21 और 2024 से 25 में 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में ओली ने समृद्ध नेपाल, खुशहाली नेपाल का नारा देते हुए विकास पर जोर दिया। उनकी सरकार ने कृषि आधुनिकीकरण को और रोजगार सृजन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। साथ ही सभी कामगारों के लिए योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की। 30 दिसंबर 2019 को ओली ने यह भी घोषणा की कि नेपाल अब खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बन गया है। दक्षिण एशिया में ऐसा पहला देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम की गति बढ़ी। काठमांडू तराई क्षेत्र गति सड़क परियोजना में मकवानपुर में सिद्धे बाबा सुरंग का निर्माण पूरा हुआ। इसके अलावा जोगबनी किमथंगा मार्ग जो भारत और चीन को जोड़ता है, उसमें भी प्रगति हुई। अनेक सड़क और सुरंग परियोजनाओं में तेजी लाई गई तथा कई अटके हुए प्रोजेक्टों को फिर से शुरू किया गया। इन पहलों से देश के अलग अलग हिस्सों में आवागमन बेहतर हुआ और युवाओं के लिए नए अवसर बने। ओली के कार्यकाल में कई बार विवाद भी सामने आए। आलोचकों ने उन पर सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग, राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप लगाया।
जुलाई 2025 में उनके मंत्रिमंडल के 2 शीर्ष मंत्रियों पर नियुक्तियों के लिए रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें सूचना प्रसारण मंत्री राजकुमार गुप्ता पर 7.8 लाख रुपए रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। भूमि संबंधी सौदों ने भी विवाद खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरिबंधु चाय बागान की जमीन अदला बदली पर सरकार को फटकार लगाई और गोकर्णा रिजॉर्ट को 25 साल के पट्टे पर देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा विपक्ष ने आरोप लगाया कि ओली सरकार भ्रष्टाचार निवारण आयोग और अन्य प्राधिकरणों का दुरुपयोग कर अपने प्रतिद्वंदियों को निशाना बना रही थी। विदेश नीति में भी उनके कई कदम विवादास्पद रहे। 2020 के लिए नक्शा संशोधन के साथ नेपाल भारत संबंधों में खटास बढ़ी। इसी तरह ओली के चीन मैत्रीपूर्ण रुख ने भी आलोचना बटोरी। उन्होंने BRI समझौते को आगे बढ़ाया और चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल का समर्थन किया, जिसे विपक्ष ने नेपाल की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बताया। ये विवाद अंततः सितंबर 2025 में भड़क उठे। सोशल मीडिया प्रतिबंध और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू की सड़कों पर उतरकर भारी हिंसा की। इस हिंसा में 19 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिसके बाद ओली ने 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सितंबर 2025 में हुई हिंसक घटनाओं के बाद ओली ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। उनकी जगह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की गठन करके बैठी हैं। कार्की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 6 महीने के भीतर भ्रष्टाचार उन्मूलन और चुनाव की तैयारी का वादा किया है। KP शर्मा ओली ने जेल की सलाखों से लेकर सरकार की कुर्सी तक का जो सफर तय किया, वह नेपाल की राजनीति का अशांति और उसमें स्थिरता की चाहत दोनों का प्रतीक रहा है। एक तरफ से देशभक्ति और विकासवादी योजनाओं के प्रेरक रहे, वहीं दूसरी तरफ उनके शासनकाल में आए काले तीर, भ्रष्टाचार और असंतोष उनकी विरासत को जटिल बनाते हैं। भले ही वे अब सत्ता में नहीं हैं, लेकिन उनकी उथल पुथल भरी कहानी नेपाल के भविष्य के लिए कड़े सबक देती है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।